नमस्कार, मैं शिवसैनी मिरर पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज महाराष्ट्र के जोड़ तोड़ और उसका आम मतदाता पर क्या असर पड़ रहा है, इस पर बात करेंगे। साथ ही शरद पवार की राजनीतिक चालों को भी समझने का प्रयास करेंगे। 2 जुलाई को महाराष्ट्र की राजनीति में एक नाटकीय रूपांतरण होता है और अजित पवार सहित एनसीपी के 9 विधायक बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट की सरकार में शामिल हो जाते हैं। मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने अजित पवार सहित इन्हीं 9 विधायकों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जो कि अब सारे विधायक आरोपों से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं, बरी हो चुके हैं और अजित पवार अब राज्य के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। साथ ही अन्य जो विधायक हैं वो भी मंत्री बन गए। अजित पवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने वाले और अजित दादा चक्की पीसिंग जैसे बयान देने वाले देवेंद्र फडणवीस उनके बराबर ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर अब सरकार में शामिल हैं। उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे और चीनी मिलों में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच में ईडी का शिकंजा उन पर लगातार कस रहा था। इस घटनाक्रम के यानी जोड़ तोड़ की राजनीति और दल बदल की राजनीति से महज कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाषण के दौरान अजित पवार पर आरोपों को लेकर निशाना साधा था। बेनामी संपत्ति मामले में अजित पवार पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाए थे कि सोमैया ने कहा था कि अजित पवार का वित्तीय कारोबार अद्भुत है। उनके रिश्तेदारों के खातों में 100 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति है। अजित पवार के साथ बेटे भी थे जांच के घेरे में। पार्थ पवार की कंपनी पर भी आयकर विभाग ने छापा मारा था। अप्रैल 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सहकारी बैंक घोटाले के सिलसिले में ईडी ने अजित पवार व सुनेत्रा पवार से जुड़ी एक कंपनी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, लेकिन इसमें से अजित पवार और सुनेत्रा पवार का नाम शामिल नहीं था। इसके बाद से ही एनसीपी में बगावत की चर्चाएं शुरू हो गई थी। एनसीपी के नेता छगन भुजबल को मार्च 2016 में उन्हें नई दिल्ली में महाराष्ट्र सदन निर्माण में कथित गबन और बेहिसाब संपत्ति जमा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 2 साल तक उन्हें जमानत नहीं मिली थी। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अलग मामला भी दर्ज किया था। इसी साल जनवरी में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने 2021 के अदालती आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अपील दायर की, जिस पर सुनवाई लंबित है। भुजबल के खिलाफ मुंबई विश्वविद्यालय से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो का एक मामला विशेष अदालत में लंबित है। जनवरी 2023 में ईडी ने कोल्हापुर में एनसीपी नेता हसन मुश्रीफ के आवास और फैक्ट्री पर छापा मारा था। जांच की जद में आने वाले ऐसे नेताओं की एक पूरी लंबी फहरिस्त है, लंबी एक लिस्ट है। 2 जुलाई को हुए शपथ समारोह में प्रफुल्ल पटेल शामिल जरूर हुए थे, लेकिन शपथ नहीं ली थी। यहीं से शरद पवार के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गए और प्रफुल्ल पटेल के आसपास होने वाली राजनीतिक बिसातों को समझने के लिए लोग कयास लगाने लगे। यहीं से शक के घेरे में आ जाते हैं शरद पवार कि क्या ये शरद पवार का गेम है। तो वहीं यूपीए के शासनकाल में प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय उड्डयन मंत्री थे और हाल ही में 23 जून को हुई विपक्षी पार्टियों की बैठक में प्रफुल्ल पटेल की भूमिका शरद पवार के शहद काफ़ी खास दिख रही थी। शरद पवार के संग प्रफुल्ल पटेल वहां मौजूद थे। महाराष्ट्र की इस राजनीति और गुणागणित के बाद जो परसेप्शन लोगों के बीच में है वो 2 प्रकार का हो गया है। एक वो पक्ष जो शरद पवार के साथ ये मानता है कि गलत हुआ, तो दूसरा वहीं वो पक्ष जो ये मानता है कि सारा का सारा किया धरा शरद पवार का ही है, पूरे गेम के रचयिता शरद पवार ही हैं। प्रफुल्ल पटेल का शपथ समारोह में जाना और शपथ न लेना ये पूरी तरह से साफ कर देता है कि शरद पवार अभी दोनों नावों में सातिराना तरीके से सवार हैं।
विरोधी भी हैं और साथी भी हैं। जितना महाविकास आघाड़ी के साथ हैं उतना भाजपा शिंदे गठबंधन के साथ दिख रहे हैं शरद पवार। हालांकि यह पूरी तरह साफ दिख रहा है कि 2024 में शरद पवार मोदी को मात देने वाले खेमे में नजर आएंगे, लेकिन यह भी उतना ही साफ है कि अगर सरकार बनाने का मौका बीजेपी के साथ उनको मिलता है तो वो चूकेंगे नहीं। तो वही बीजेपी की इस जोड़ तोड़ की राजनीति में अगर हम मतदाताओं की बात करें तो राजनीति में बीजेपी पार्टी लाइन के जो मतदाता हैं वो तो खुश हैं, लेकिन वो मतदाता जिसके ध्रुवीकरण से सरकारें बनती बिगड़ती हैं, बदलती हैं, भाजपा के इस कदम से वो नाखुश हैं। उन मतदाताओं को ये साफ दिखने लगा है कि भाजपा सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, जो कि विशुद्ध राजनीति के लिए पूरी तरह से उचित नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और विश्लेषण या चर्चा के साथ। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।